नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपके शुरू हो चुकी है और आप लोग ज्वाइन जल्दी से हो जाइए। और यह जो क्लास है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो बच्चे भी जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह जो हमारा क्लास है यह एमसीक्यू के रूप में जो है क्वेश्चन होंगे, जो एमआईक्यू होगा यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जल्द से आप लोग जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें अपने मित्रों को, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जल्द से जुड़ जाएं और क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने, पूछ रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। पूछ रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑप्शन हमारे हैं संचार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो 6G तकनीक पर और 6 टास्क फोर्स का गठन हाल ही में संचार मंत्रालय ने किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संचार मंत्रालय। क्या होगा? संचार मंत्रालय। तो संचार मंत्रालय ने इसको हाल ही में शुरू किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने, तो संचार मंत्रालय के तहत किस विभाग ने? दूरसंचार विभाग ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व जो है देश भर के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है। तो देश भर में जो भी शिक्षाविद हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है, इसका नेतृत्व। और जिसमें आईआईटी मद्रास आप देखेंगे, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी के निदेशक इसमें शामिल हैं। तो कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएस, आईआईसी के निदेशक इसमें शामिल है। और भारत का इस साल 5G तकनीक को तैनात कर रहा है, तो भारत इस साल 5G तकनीक को तैनात कर रहा है। उसके बाद ये जो है कि 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो अभी 5G पे काम चल रहा है, आगे जो है कि 6G पर भी लॉन्च होगा। तो अभी जो है 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया गया है संचार मंत्रालय द्वारा। जो हमारा उसमें सही उत्तर जो लग रहा है वो संचार मंत्रालय है। ये अन्य तथ्य आपको जानते रहना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है कि स्माइल योजना, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? पूछा जा रहा है कि स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। ऑप्शन क्या है? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या जनजाति कार्य मंत्रालय। तो ये जो स्माइल योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। तो किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी है, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए स्माइल योजना के बारे में जानते हैं। स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही एक छात्र योजना है। क्या है? एक छात्र योजना है ये स्माइल। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए 2 उप योजनाएं शामिल है। जिसमें 2 उप योजनाएं भी शामिल की गई हैं। किसके लिए? एक तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए दूसरी। अब इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास शामिल होंगे। ये चीजें इसमें शामिल होंगे। अब ये शुरू किया जा रहा है किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही। और कौन सी योजना है? एक छात्र योजना है, एक छात्र योजना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चित चिल्का झील, हाल ही में चर्चित चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चित चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला ऑप्शन क्या है? कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरा कथन है
कि वर्ष 1981 में इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। दो कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये जो चिल्का झील है, यह चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसलिए यह कथन हमारा पहला क्या होगा, ये सत्य होगा। दूसरी बात की जाए तो 1981 में इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। तो इसके दूसरे कथन भी जो है, दूसरा कथन भी इसका सत्य है। क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, तो इसका सही कथन जो होगा, सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे क्या हैं, सत्य हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में और चीजें। ओडिशा में स्थित चिल्का झील, तो चिल्का झील कहां पे स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। में किए गए जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण, तो यहां हाल ही में जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 किया गया, जिस कारण यह चिल्का झील चर्चा में रहा है। तो ओडिशा में स्थित चिल्का झील में किए गए जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार लगभग 11 लाख जल पक्षी और आर्द्र भूमि पर निर्भर अन्य प्रजातियां इस झील की तरफ आई हैं। तो लगभग 11 लाख जल पक्षियां इस जो है कि झील की तरफ आई हैं, जिस कारण जो है कि ये चर्चा का विषय रहा है। अब ये जो आई हैं पक्षियां, इसका कौन बता रहा है, तो जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 जो किया गया, इस रिपोर्ट में ये बातें की जा रही है। चलिए फिर देखेंगे चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये आपको दिख गया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहां दिख रही है आपको। फिर देखें चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। एशिया का सबसे बड़ा लैगून चिल्का झील और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है चिल्का झील। फिर देखेंगे कि वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। रामसर कन्वेंशन के तहत जो है कि आर्द्रभूमि जो है कि किया जाता है, उसका नामित किया जाता है। आर्द्रभूमि जो संबंधित है रामसर कन्वेंशन से ही संबंधित है। इसमें जो है कि रामसर कन्वेंशन के तहत तो जो अंतरराष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया चिल्का झील को, तो 1981 में किया गया था, जिस कारण उसमें दूसरा कथन दिया हुआ था वो भी हमारा सत्य हो जाएगा। फिर बात करें चिल्का झील जो है कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस के सुदूर हिस्सों, मंगोलिया के किर्गिज स्टेप्स, मध्य और दक्षिणी पूर्व एशिया, लद्दाख तथा हिमालय से हजारों मील दूर प्रवास करने वाले पक्षियों को की मेजबानी करता है। तो इन देशों से आए हुए और इन स्थानों से आए हुए जो है पक्षियों की ये मेजबानी करता है। यहाँ लगभग आकर के ये पक्षियां निवास करती हैं इस झील में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा है। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च यानी SAR SAAR कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शन हमारे हैं वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो किस मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च। तो ये स्मार्ट सिटी है जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको दिखाई दे रहा है। तो ये जो लागू किया जा रहा है, ये शुरुआत जो किया जा रहा है, ये आवास और शहरी मामलों के कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। तो ये जिसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी SAR कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। तो इन लोगों द्वारा संयुक्त पहल है, तो इसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय शामिल है ही, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और जो है कि देश का अग्रणी कुछ शिक्षण संस्थान है वो भी शामिल है इसमें। अब इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला
अवयोजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे और इस दस्तावेजी में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी पेशेवर तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपयोग का उल्लेख किया जाएगा। इसमें अन्य तथ्य आपको कुछ दिए हुए हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस का आयोजन कब किया जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है इसका आयोजन 6 जनवरी को किया जाता है। कब किया जाता है? 6 जनवरी को किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, यानी 6 जनवरी। देखते हैं, विश्व भर में प्रतिवर्ष 6 जनवरी को, हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस का आयोजन किया जाता है। अब इस दिवस का लक्ष्य है उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो युद्धों के कारण अनाथ हो गए हैं। युद्ध जब भी होता है तो उसमें अनाथ बच्चे भी होते हैं, माता पिता उनके जो है कि मर जाते हैं, उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है कि ये जो दिवस मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ये उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जो युद्ध में के कारण जो है अनाथ हुए हैं। फिर देखेंगे कि यह दिवस युद्ध के दौरान अनाथ हुए बच्चों की स्थिति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है और बड़े होने के दौरान बच्चों के समक्ष आने वाली भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों का उजागर करता है। जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आते हैं इमोशंस को लेकर के, सोशल को लेकर के, या फिजिकल जो उनकी बॉडी है उनकी जो चुनौतियां होती हैं, उन सारी चीजों को उजागर करता है। अब यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की माने तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर लगभग 140 मिलियन अनाथ थे। यूनिसेफ कह रहा है कि 2015 में वैश्विक स्तर पर लगभग 140 मिलियन बच्चे अनाथ थे, जिनमें से एशिया में 61 मिलियन है, फिर आप देखेंगे अफ्रीका में 52 मिलियन है, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन में 10 मिलियन है और पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया में देखेंगे 7.3 मिलियन शामिल है। इतने लोग जो है अनाथ की स्थिति में दिखाए गए हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में नील नोंगकिरी का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से क्या थे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में नील नोंगकिरी का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, पूछा जा रहा है कि ये क्या थे। ऑप्शन है संगीतकार, मूर्तिकार, प्रशासनिक अधिकारी या मेघालय के राज्यपाल। तो ये नील नोंगकिरी जो है जिनका 51 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है, यह एक संगीतकार थे। क्या थे? एक संगीतकार थे। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए जानकारी लेते हैं इनके बारे में। शिलांग चैम्बर कोयर, शिलांग चैम्बर कोयर के संस्थापक और प्रसिद्ध संगीतकार नील नोंगकिरी का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये जो है कि शिलांग चैम्बर कोयर के संस्थापक भी हैं और एक संगीतकार हैं, तो इनका निधन हो गया है। और नील नोंगकिरी का जन्म जो हुआ 9 जुलाई 1970 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में हुआ था। तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में इनका जन्म 9 जुलाई 1970 को हुआ था और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेघालय से प्राप्त की और संगीत की अधिकांश शिक्षा अपनी बहन पालीन वारजरी से प्राप्त की थी। तो अपनी बहन से भी अधिकांश शिक्षा इन्होंने ली थी और संगीत में स्नातक की शिक्षा उत्कीर्ण करने के बाद नील ने यूनाइटेड किंगडम में पियानो वादक के रूप में कई कार्यक्रम किए थे। यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने किया था। वर्ष 2001 में नोंगकिरी भारत लौट आए और शिलांग में एक संगीत शिक्षक बन गए। इसी वर्ष उन्होंने प्रसिद्ध शिलांग चैम्बर कोई की स्थापना की थी। कब? तो 2001 में दिख रहा है इसकी स्थापना, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी शिलांग चैम्बर कोई के। वर्ष 2010 में देखेंगे तो नील नोंगकिरी के नेतृत्व में शिलांग चैम्बर कोई ने इंडियाज गॉट टैलेंट नामक एक टीवी कार्यक्रम जीता था
और इसके अलावा वर्ष 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इन्हें कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2015 में। और 2010 में इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट नाम से एक टीवी कार्यक्रम भी शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है, यानी नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी NASP का मसौदा जारी किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया? ऑप्शन हमारे हैं जल शक्ति मंत्रालय, फिर दिया है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय। तो ये राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जो जारी किया है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। देखते हैं इसके बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी यानी NASP का मसौदा जारी किया है। अब यह नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब यह नीति का विजन 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है, ये जो उसका विजन है 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से जो है इनको एक बनाना है। इसका विजन जो है रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पूछा जा रहा है PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? खेल, लोक प्रशासन, विज्ञान या संगीत? तो PM एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी लोक। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 2006 से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करता है। तो यह पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 2006 से प्रदान किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, अगर आप देखेंगे तभी एक क्लास 2 क्लास पीछे मैंने जो है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार पे क्वेश्चन बनाया हुआ था, कूट में जो आपको दिया गया था, उसी से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस पुरस्कार के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका पंजीकरण शुरू हुआ है। और इस साल जो है इस पुरस्कार राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो 2006 से जब ये पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उसमें 10 लाख रुपए जो है कि राशि दी जाती थी, पुरस्कार राशि, लेकिन इस बार जो है कि बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया? 20 लाख रुपए पुरस्कार राशि कर दी गई है। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए इस योजना को 2020 में पुनर्गठित किया गया था। 2020 में इसका पुनर्गठन भी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है? वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है? 37.29 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर? तो 2021-22 के लिए जो भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य है ये 400 बिलियन डॉलर है। कितना? 400 बिलियन डॉलर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए देखते हैं व्याख्या में कुछ और चीजें इसके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में, कब? दिसंबर 2021 में 37.29 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया। इतने परसेंट मतलब माल निर्यात इन्होंने किया, 37.29 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया है, जो एक महीने में सबसे अधिक है। उसके बाद देखें अप्रैल और दिसंबर में भारत का माल निर्यात जो लगभग था ये 300 बिलियन डॉलर था, जो कि वर्ष दर वर्ष 48.85% और 2019 में इसी अवधि के मुकाबले 26% की वृद्धि है। इसीलिए भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 2 महीनों में 400 बिलियन डॉलर के अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य को 3/4 हासिल कर लिया। तो लगभग 3/4 ये लक्ष्य अपना हासिल कर लिया है। और टोटल कितना लक्ष्य है? 400 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 3/4 ये हासिल कर लिया है। और यह इंजीनियरिंग उत्पादों, पेट्रोलियम वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों की
उच्च मांग के कारण हुआ है। तो इनके कारण ये जो है कि इसकी मांग पूरी हो चुकी है। ये जो अपना लक्ष्य रखा था इसको हासिल कर लिया है इन्हीं कारणों की वजह से। इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम वस्तुओं, रत्नों, आभूषणों की उच्च मांग के कारण ऐसा संभव हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनसाकोग किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित किया गया एक फोरम है? ऑप्शन हमारे हैं भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भारत। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की निगरानी के लिए 2020 में इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स जो है कंसोर्टियम यानी इनसाकोग INSACOG की स्थापना की है। अब इनसाकोग को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग CSIR और ICMR के साथ शुरू किया गया था। तो इसको जो है कि आप देख रहे हैं संयुक्त रूप से देख रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, फिर CSIR है और ICMR के साथ शुरू किया गया था। अब एक इनसाकोग लैब ने राज्यों को कोविड-19 सकारात्मक नमूने भेजने के लिए अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा है। तो ये आज के हमारे जो है कि क्लास रही और इसमें 10 क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया। प्लीज इसको आप लोग शेयर भी कर दें अन्य लोगों को, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं जो लोग अभी इससे अनजान है कि द काउंसिल परिवार जो है करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध करा रही है। तो सारी चीजें आपको व्यवस्थित मिल रही, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए और आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।